हे गाइस, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 25 में हम हिमाचल प्रदेश जीके में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स। और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के इतिहास में काफ़ी सारी रियासतें कवर होती है, लाइक नूरपुर, इस तरह से। तो आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है, क्योंकि बहुत से राजा महाराजाओं से रिलेटेड संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको ध्यान रखना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड इफ आफ्टर वॉचिंग टिल एंड दिस चैप्टर, यदि आपको इफ यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर यू, तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो क्षेत्रफल से शुरुआत करेंगे तो एरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का 5,739 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि हम हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया जो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है, उसी यदि इसकी परसेंटेज देखी जाए कि कितना परसेंट है, दिस इज 10.31%। तो आप एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि आपको हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों का एक तो आपको एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर वो आपको दे सकते हैं और बताए, और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा एरिया वाइज। तो आप तभी कर सकते हो यदि आपको सबसे पहले सभी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज आपको पता होने चाहिए। और एरियाज पता होने के बाद आपको क्या करना है कि वो एरिया, हर एक जिला जो है कितना क्षेत्र, कितना परसेंट जो है हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका है, तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 5,739 किलोमीटर स्क्वायर है, जो लगभग हिमाचल प्रदेश के टोटल अगर एरिया की बात करें तो उसका 10.31% है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम पॉपुलेशन की बात करें 2011 का जो सेंसस के अकॉर्डिंग, द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज नियर अबाउट 15,10,075। एंड हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो सभी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहां पर है? धर्मशाला में, जो लगभग 1,597 मीटर की हाइट पर है, अबव द मीन सी लेवल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यस, यदि हम लोकेशन की बात करें तो चलिए, पर्टिकुलरली वैसे लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन में आपको हिमाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है वो आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो लोकेशन है दैट इज 31 डिग्री 21 मिनट टू 32 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकेंड टू 77 डिग्री 45 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो क्योंकि हर एक जिले का, हाँ, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए अपने जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कितना है। ठीक है। बट जनरली आपको हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर एचपी का हम लैटिट्यूड देखें तो नॉर्थ है, दैट इज 30 डिग्री 22 मिनट एंड 40 सेकेंड से लेकर आपका 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकेंड तक है आपका लैटिट्यूड। यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकेंड और से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड। तो ये सब आपको टिप्स भी याद होना चाहिए। और यदि हम हिमाचल प्रदेश की लोकेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक हिमालयन स्टेट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हिमालयस में कौन से पार्ट में आता है? वेस्टर्न हिमालयस में हिमाचल प्रदेश आता है, और लगभग 10.54% जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का जो है मतलब हिमालयस का 10.54% जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश बनाता है। और बाउंड्री में आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश लगभग 1170 किलोमीटर जो है बाउंड्री बनाता है अदर स्टेट्स के साथ, और साथ ही साथ तिब्बत के साथ भी। एंड इसमें से जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो तिब्बत के साथ है वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो इसी तरह से जितनी बार आप फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे उतना ही वो आपके परफेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात की। और दूसरा, आप ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखकर याद करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको लिखकर ही याद होते हैं, कोई आपको तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करें तो आप जनरली इन्हें जो है ऐसे याद नहीं रख सकते, और कई रख भी सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है लिखकर जो है इन्हें याद रखने की प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी है 263 पर किलोमीटर स्क्वायर, और ओवरऑल आपको हिमाचल प्रदेश की पता होना चाहिए 123 है पर किलोमीटर स्क्वायर में। और साथ ही साथ आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की सेपरेटली जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे टफ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि आपको 4 डिस्ट्रिक्ट वो दे देगा और आपको बताना होगा कि बताइए कि इन सब में से किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। सेक्स रेशियो यदि बात करें तो 1012, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 876। और यदि हम लिटरेसी रेट्स की अगर बात करें
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट इज 85.67%, जिसमें से जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 91.49%, फीमेल आपका कितना है 80.02%। तो चलिए इतना डीपली तो नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ जिस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो उसका हाईएस्ट मेल एंड लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमीरपुर है, तो हमीरपुर का आपको मेल लिटरेसी रेट भी पता होना चाहिए और फीमेल लिटरेसी रेट भी पता होना चाहिए। हाँ, इफ़ यू आर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे ज़रूर आप ध्यान रखें, तो पर्सनल इंटरव्यू में आपको अपना मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों आपको पता होना चाहिए। यदि हम पॉपुलेशन परसेंटेज की अगर बात करें, जो 15 लाख पॉपुलेशन है वो लगभग हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, लगभग 22%। ठीक है, और यदि हम 2011 की अगर हम बात करें तो जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 68,64,602। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सेंसस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में जल्द आपके लिए लाऊंगा जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिजर्व्ड असेंबली सीट्स कितनी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो वो 3 है। कौन कौन सी है, बैजनाथ, जयसिंहपुर और इंदौरा। तो ऑल दीज थ्री आर रिजर्व फॉर एससी। एंड टोटल यदि हम बात करें तो टोटल 15 असेंबली सीट्स हैं और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। और टोटल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 है, सब डिविजन की बात करें तो 14 है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज की अगर बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो यदि हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ और लाहौल स्पीति के साथ जो है इसकी बाउंड्री लगती है। और लाहौल स्पीति में आप ध्यान दें, लाहौल स्पीति का पूरा लाहौल स्पीति जिला इसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता, सिर्फ लाहौल स्पीति का जो लाहौल रीजन है दैट मेक्स द बाउंड्री विद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है, और साउथ में अगर बात करें तो साउथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बाउंड्री लगती है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट ऊना के साथ। और यदि हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में मंडी के साथ बाउंड्री लगती है इसकी। और वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में बाउंड्री लगती है, क्योंकि वेस्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसकी जो कांगड़ा के साथ टच करता है। लेकिन जो पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट का जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री वेस्ट में किसके साथ लगती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ। जिस तरह आप देख सकते हैं चंबा लाहौल स्पीति नॉर्थ में, साउथ में हमीरपुर ऊना और ईस्ट में मंडी और वेस्ट में गुरदासपुर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। तो अस्तित्व में आने की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 1 सितंबर 1972 में ये जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में जो एक फुल फ्लैश्ड इंडिपेंडेंट ये डिस्ट्रिक्ट बना। डिस्ट्रिक्ट तो वैसे ऑलरेडी ये बन चुका था 1 नवंबर 1966 में, लेकिन उस समय हमीरपुर और ऊना जो आज एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इसी के पार्ट थे। तो 1 सितंबर 1972 में ये डिस्ट्रिक्ट के रूप में एग्जिस्टेंस में आया एज इंडिपेंडेंट फुल फ्लैश्ड। और क्योंकि उस समय रीऑर्गेनाइजेशन किया गया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर अटेनिंग द स्टेटहुड। तो कांगड़ा की यदि हम बात करें तो ये कंपोजिट पंजाब स्टेट का ये जो है सबसे बड़ा जिला था इन टर्म्स ऑफ एरिया की अगर बात करें। और ये जो है पंजाब का पार्ट कब तक रहा, ये 1 नवंबर 1966 तक, क्योंकि 1 नवंबर 1966 ईस्वी में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ डिस्ट्रिक्ट के रूप में। और साथ ही साथ कुल्लू, लाहौल स्पीति और डिस्ट्रिक्ट शिमला भी हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए। और 1 नवंबर 1966 ईस्वी में जब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ उस समय इसकी 6 तहसीलें थी। उनमें से कौन कौन थी, नूरपुर, पालमपुर, देहरा गोपीपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना। तो देखिए यहाँ पर हमीरपुर और ऊना उस समय किसके पार्ट थे, कांगड़ा के ही पार्ट थे। और 1 सितंबर 1972 में जब रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो हमीरपुर और ऊना जो है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बने हिमाचल प्रदेश के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट्स। और यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कांगड़ा को सन 1846 ईस्वी में इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया था जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो 1846 में जब इसे जिला बनाया गया था तो उस समय कुल्लू सब डिवीजन के रूप में जो है कांगड़ा में शामिल था। और साथ ही साथ जो लाहौल स्पीति था वो भी कांगड़ा का पार्ट था और लाहौल स्पीति उस समय जो है कुल्लू सब डिवीजन के अंडर ही था। तो बाद में क्या हुआ, 1960 में लाहौल स्पीति को एक अलग से जो है जिला बना दिया गया, लेकिन उस समय ये जिला बनाया गया पंजाब के अंडर। ठीक है, ऑन आई थिंक जून 1960 की बात है। और फिर उसके बाद 3 साल बाद 1963 में कुल्लू को भी जो है जिले कांगड़ा से अलग करके जिले के रूप में जो है शामिल कर दिया गया, लेकिन अंडर पंजाब। लेकिन जो अगर कुल्लू की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में शामिल होने का, तो वो हुआ 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। तो ये जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट्स रीऑर्गेनाइज हुए, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए, ये ऑलरेडी हम चैप्टर में जो स्टार्टिंग का सबसे पहला ही चैप्टर है उसमें जिसमें हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना और किस तरह से जिले शामिल हुए, तो वहां पर हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आप उससे भी चैप्टर नंबर 1 में इसे डिटेल में देखें। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कांगड़ा जिला का नामकरण किस तरह से हुआ है। तो कांगड़ा जिला का जो नामकरण हुआ है वो बेसिकली कांगड़ा शहर के ऊपर ही इसका नाम पड़ा है, क्योंकि कांगड़ा शहर को पहले नगरकोट भीमकोट के नाम से जो है पुराने समय में जाना जाता था। और कांगड़ा यदि हम कांगड़ा प्रॉपर की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो कांगड़ा टाउन था बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ त्रिगर्ता स्टेट।
और त्रिगर्ता स्टेट के बारे में ऑलरेडी हम जब जो एंशंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश हमने स्टार्ट किया था वहां पर हमने इसे पढ़ा था। तो त्रिगर्ता जो राज्य था, तो बेसिकली त्रिगर्ता राज्य का जो क्षेत्र था वो रावी और सतलुज नदियों के बीच में था। और त्रिगर्ता राज्य की यदि हम बात करें तो उसके दो प्रोविंसेस थे, ठीक है। एक प्रोविंस था मैदानों में, प्लेन्स में, जिसका हेडक्वार्टर था जालंधर में, ठीक है, जिसका नाम जालंधर दैत्य के नाम का नामकरण पे हुआ है, जालंधर। और जालंधर मीन जल की धारा भी इसे कहा जाता है। और दूसरा प्रोविंस था जिसका हेडक्वार्टर था पहाड़ों में, और कहां पर, नगरकोट में। और त्रिगर्ता राज्य की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? राजा भूमिचंद्र कटोच के द्वारा की गई थी, माता पार्वती के पसीने से वो पैदा हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद 234वीं उनके से लगभग 234वें जो वंशज थे सुशर्मा चंद्र, जिन्होंने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, दुर्योधन का साथ दिया था, तो उन्होंने फिर कांगड़ा किले, जो नगरकोट किला है, भीमकोट जिसे भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। तो ये भी हम बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। अगर हम बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बेसिकली जो फेमस माउंटेन रेंज है दैट इज धौलाधार माउंटेन रेंज। और इसी को जिसको जो है श्वेत माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, ठीक है, श्वेत धारा, ठीक है, व्हाइट माउंटेन रेंज। क्योंकि इससे जब इसे देखते हैं आप तो ये बिल्कुल व्हाइट दिखती है, तो इसलिए इसे व्हाइट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। तो मेनली अगर हम धौलाधार रेंज की बात करें तो मेनली इट्स इन कांगड़ा। और धौलाधार माउंटेन रेंज को जिसका प्राचीन समय में से जो है मौलाक पर्वत के नाम से पुकारा जाता था, ये भी ऑलरेडी हम पहले में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। और यही धौलाधार माउंटेन रेंज कुछ पार्ट इसका जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी आता है, और कुछ पार्ट इसका डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। और धौलाधार माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो ये बद्रीनाथ जो जगह है इन उत्तराखंड, तो बद्रीनाथ में धौलाधार माउंटेन रेंज ग्रेटर हिमालय रेंज से अलग होकर जो है ये अलग हो जाती है, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और यदि हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धौलाधार माउंटेन रेंज कुल्लू से ये एंटर होती है, और उसके बाद जो है कुल्लू से एंटर करने के बाद ये बेसिकली कहाँ एंटर होती है? बंगाल में। जो बंगाल एरिया है कांगड़ा का, बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, और इसी बंगाल क्षेत्र से जो है जो आपका भादो और तंतागिरी ग्लेशियर है, वहां से रावी नदी का उद्गम स्थल भी है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद ये कहाँ पर एंटर करती है? फिर बंगाल को क्रॉस करने के बाद ये मेन कांगड़ा में एंटर करती है। और यदि हम बात करें, हाथीधार माउंटेन रेंज है जो कांगड़ा और चंबा को जो है सेपरेट करती है एक दूसरे से, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्योंकि आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाथीधार बेसिकली किन दो जिलों को जो है जो एक दूसरे से अलग करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांगड़ा एंड चंबा। और धौलाधार रेंज का माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट हम देखें तो हनुमान टिब्बा है, जो लगभग 5807 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये हनुमान टिब्बा कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री पर है, और यही हनुमान टिब्बा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पपरोल माउंटेन रेंज। तो पपरोल माउंटेन रेंज भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और पपरोल माउंटेन रेंज पीड़ बंगाल के पास ये जो है खत्म हो जाती है, और उसके बाद ये सिकंदर धार के रूप में जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में शामिल हो जाती है। और रिवर्स की यदि हम बात करें तो ब्यास सबसे महत्वपूर्ण नदी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। और ब्यास की यदि हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये रोहतांग दर्रा जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज में है, तो वहां पर जो आपका ब्यास कुंड है वहां से इसका उद्गम स्थल है। और यदि हम बात करें तो ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में संधोल जगह पे ये प्रवेश करती है, इन पालमपुर तहसील में। और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को मिर्थल जगह पे ये कांगड़ा को छोड़कर, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वेस्टर्न में जो कांगड़ा की बाउंड्री लगती है वो पंजाब स्टेट के साथ लगती है, पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये शामिल हो जाती है उसके बाद। और नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास नदी की, तो ऑलरेडी हम रिवर सिस्टम इसे हम ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं, तो वहां पर आप इसे डिटेल में देखें। तो बिनवा रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास नदी की, कांगड़ा में। तो इसका उद्गम स्थल कहां पर है? जो बैजनाथ की पहाड़ी है वहां से निकलती है बिनवा नदी, और उसके बाद ये ब्यास नदी से मिलती है कौन सी जगह पे? संधोल, जहां पे जो त्रिवेणी संगम है वहां पर ये जो है आपसे किसे 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 मिलती है? ब्यास नदी से मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास नदी की, तो इट्स न्योगल रिवर। तो न्योगल रिवर ब्यास नदी से कहां पर मिलती है? सुजानपुर टिहरा में मिलती है। और इसी नदी को, न्योगल नदी को बुंदला चसम भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं देरा और चक्की खड्ड। तो ये दोनों खड्डे भी जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनाती है पंजाब के साथ। और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास नदी की, तो वो है बिनवा, न्योगल जिसको बुंदला चसम भी कहा जाता है, बाणगंगा, संधोल, देहर, चक्की खड्ड, ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और क्योंकि ब्यास नदी मिर्थल में ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो जाती है पंजाब के। और पंजाब स्टेट में ये जब ब्यास नदी शामिल हो जाती है तो वहां पर ये दो डिस्ट्रिक्टों के बंटवारे के रूप में काम करती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? गुरदासपुर और डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर को ये जो है सेपरेट करती है, ये भी आपको याद रखना है।
क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जो है बाहरी राज्य में गुरदासपुर और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है बांटने का काम करती है, मतलब उनके बीच में एक बाउंड्री के रूप में काम करती है। तो वो कौन सी नदी होगी? ब्यास नदी। वहां पे ऑप्शन हो सकता है सतलुज नदी भी हो सकता है, जो एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉक इंस्क्रिप्शंस की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में दो साइट्स बहुत फेमस है, वन इज पथियारा और दूसरी है कनिहारा। तो यहाँ पर रॉक इंस्क्रिप्शंस मिली है, और ये जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और बुद्धिस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है बेसिकली बोथ रॉक इंस्क्रिप्शंस। और यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट जो है अवशेष मिले हैं, किसके? बुद्धिस्ट रिमेन्स ऑफ स्तूपा। ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपा के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? क्षेत्रों में। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में किस जगह पर बुद्धिस्ट स्तूपा के रिमेन्स मिले हैं। तो कांगड़ा में कौन सी जगह है? क्षेत्र जगह है। ठीक है, और पथियारा और कनिहारा में रॉक इंस्क्रिप्शंस मिली है। और इसके अलावा डॉक्टर ओसी हांडा है, इज द फेमस राइटर, और तो उन्होंने जो बुक लिखी है बुद्धिस्ट आर्ट एंड एंटिक्विटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसमें उन्होंने दो साइट्स का जो है धर्मशाला के पास दो साइट्स का उन्होंने वर्णन किया है। और साथ ही साथ ओपारल जो जगह है वहां पर दो स्मूथ ग्रेनाइट बोल्डर्स मिले हैं जो इंस्क्राइब्ड हैं ब्राह्मी और ख्रोष्ट की स्क्रिप्ट में, और जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि वहां पर लगभग 200 बीसी में उस समय क्या था, वहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की ये साइट थी। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें ये जो है जिसमें मार्क किया गया है अबाउट दिस रॉक इंस्क्रिप्शंस। और साथ ही साथ क्षेत्रों में जो बुद्धिस्ट स्तूपा के रिमेन्स मिले, और साथ ही साथ एक हेडलेस स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू भी वहां पे पाया गया है, जिससे ये इंडिकेशन मिली है कि लगभग 300 बीसी में ये जो जगह थी ये इट बिलोंग्स टू अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। एंड और साथ ही साथ जो हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर ओसी हांडा ने जो बुद्धिस्ट जो उन्होंने बुक लिखी थी बुद्धिस्ट आर्ट एंड एंटिक्विटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया था क्षेत्रों का कि क्षेत्रों में जो है बुद्धिस्ट स्तूपा के रिमेन्स वहां पे मिले हैं। सो आप ये याद रखिए कि क्षेत्र इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल साइट है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो यहाँ पे याद रखना है कि क्षेत्रों में क्या मिला है? बुद्धिस्ट स्तूपा के रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि हम पुराने समय में बात करें तो कांगड़ा जो राज्य है, कांगड़ा को जो मेंशन किया गया है अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई, ठीक है, उसमें कांगड़ा का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ महाभारत में भी, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजा जो सुशर्मा चंद्र है उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से वो लड़े थे, तो इसका संबंध भी थी क्योंकि और सुशर्मा चंद्र को ही कांगड़ा किले को के निर्माण का जो है क्रेडिट दिया जाता है। और वेदास में भी इसका जो जिक्र है, और उस समय इसे जो है त्रिगर्ता के नाम से ये मेंशन है। ठीक है, त्रिगर्ता। तो लगभग कांगड़ा की यदि हम त्रिगर्ता राज्य की अगर हम बात करें तो कांगड़ा का इतिहास लगभग 40,000 साल पुराना है। ठीक है, और मुगलों की अगर बात, मुगलों, सिखों और अंग्रेजों सभी ने यहाँ पे जो अपना राज किया है। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो जो कटोच राजा थे उनका शासन कहाँ कहाँ पर था? मुख्यतः जसवां रियासत में, कांगड़ा में और डाडासिबा में। ठीक है, और कटोच डायनेस्टी को ही माना जाता है कि ये सबसे पुरानी ये ओल्डेस्ट रॉयल डायनेस्टी है रूल करने वाली, और इसका संबंध जो है चंद्रवंशी लाइन ऑफ राजपूत से है। और चंद्रवंशी लाइन का संबंध जो मंडी और सुकेत की राजाओं की अगर बात करें, क्योंकि सेन डायनेस्टी ने वहां रूल किया, तो सेन डायनेस्टी का संबंध भी चंद्रवंशी लाइन से ही है। ठीक है, नूरपुर में पठानिया ने राज किया। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1846 में कांगड़ा, जैसे कि हमने पहले कहा कि ब्रिटिशर्स के अंडर आया और ब्रिटिशर्स ने इसे क्या बना दिया था? जिला बना दिया था, और उसमें कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों ही कांगड़ा के पार्ट थे। ठीक है, और उसके बाद एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बना? ये बिकेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कुल्लू और लाहौल स्पीति के साथ, और यहाँ के राजाओं को पेंशन दी जाने लगी। ठीक है, और उन्हें जो है उनसे जो है उनके अधिकार छीन लिए गए, और उनके अधिकार और अधिकारियों के साथ साथ उनके क्षेत्र भी छीन लिए गए। ठीक है, तो यदि हम सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो 1848 में हुआ था, तो उससे पहले ये सारे कांगड़ा के क्षेत्र सिखों के अधीन भी थे। ठीक है, सिखों ने भी इन पर कब्जा किया था, और राजाओं को यह विश्वास था कि जैसे ही जो है अंग्रेज जो है आफ्टर डिफीटिंग सिक्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिखों को हरा दिया था, कि भी उन्हें ये उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स जैसे अंग्रेजों ने गुरखों को हराने के बाद जितने भी शिमला हिल स्टेट्स के एरियाज थे वो सभी उनके राजाओं को जो है इंडिविजुअली उन्हें हैंड ओवर कर दिए थे। ठीक है, लेकिन वही उम्मीद जो है कांगड़ा हिल स्टेट्स के रूलर्स भी लगा के बैठे थे कि भी शिमला की तरह हमें भी अपने अपने राज्य जो है वापस मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सारे के सारे क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने अपने पास रखे टिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, और उसके बाद ये जो है देवर देवर पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, कब तक? 1 नवंबर 1966 ईस्वी तक। ठीक है, क्योंकि उस समय पंजाब का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो पंजाब अलग बना, पंजाबी स्पीकिंग, फिर हरियाणा जो हिंदी स्पीकिंग वाला है। ठीक है, तो उस समय फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ।
तो बाद में 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा को एक सेपरेट जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में दर्जा दिया गया था। ठीक है, और साथ साथ फर्स्ट सितंबर 1972 में डिस्ट्रिक्ट उन्नाव और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर भी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बने। तो कांगड़ा का इडियम इतिहास के बारे में बात करें तो कांगड़ा के इतिहास में जस्ट हम कांगड़ा के इतिहास की बात नहीं कर सकते, क्योंकि कांगड़ा जो क्षेत्र है वो पुराने समय में जो प्रिंसली स्टेट्स जो अन्य रियासतें थी उसमें से नूरपुर, कुटलहर, जसवां, बंगाल, डाडासीबा, बैजनाथ, गुलेर, दतारपुर, बैजनाथ, सॉरी डबल आ गया, ठीक है, शाहपुर, सॉरी ये अलग से ही है। तो इन सभी रियासतों का इसमें जो है इसके इतिहास में योगदान है। तो कांगड़ा के इतिहास को जानने के लिए हमें इन सभी रियासतों के इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और ये इसमें से यदि हम बैजनाथ और शाहपुर की बात करें जिसका वर्णन यहाँ पे हुआ, तो ये भी जो है पहले से पुराने समय में ये जागीर थी, ठीक है। और तो इसलिए हमें जो है कांगड़ा के इतिहास को जानने के लिए हमें इन सभी प्रिंसली स्टेट्स के इतिहास को जानना जरूरी है। तो चलिए कांगड़ा के इतिहास के बारे में शुरुआत करते हैं। तो पुराने समय में कांगड़ा को त्रिगर्ता राज्य के रूप में जाना जाता था और त्रिगर्ता राज्य की स्थापना महाभारत काल से भी पहले हो चुकी थी और इसे किसने स्थापित किया था? राजा भूमचंद कटोच के द्वारा, ठीक है, जिसकी जो एक चंद्रवंशी राजा थे और माता पार्वती के पसीने से उनकी जो है उत्पत्ति हुई थी। और इसकी कैपिटल कहाँ पर थी? मुल्तान में, पाकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जालंधर दोआब और जो मुल्तान थे दोनों ही त्रिगर्ता राज्य के पार्ट थे। और जैसा हमने पहले पढ़ा कि त्रिगर्ता के दो प्रोविंस थे, एक पहाड़ों में था जिसकी कैपिटल थी नगरकोट में और एक मैदानों में था जिसकी कैपिटल थी जालंधर, ठीक है। और महाभारत समय में यहाँ पे जो राजा थे, राजा कौन थे? सुशर्मा चंद्र। तो राजा सुशर्मा चंद्र लगभग भूमचंद्र कटोच से 234वीं पीढ़ी के राजा थे। और भूमचंद ने महाभारत में जो है किसकी मदद की थी? कौरवों की मदद की थी, क्योंकि ही वॉज ब्रदर इन लॉ ऑफ किसका? दुर्योधन के। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा तो राजा सुशर्मा चंद्र ने जो है अपने राज्यों में जाना उचित नहीं समझा और उसके बाद वे कांगड़ा आए और वहां पर उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई और वहां पे नगरकूट का निर्माण किया, ठीक है। और इसे नगरकूट कहा जाता है पुराने समय में। तो त्रिगर्ता की यदि हम बात करें तो त्रिगर्ता राज्य बेसिकली ये जो है इट वॉज ड्रेन्ड बाय द 3 रिवर्स, ठीक है। रिवर कौन कौन सी? इसे आप आरबीएस के नाम से याद रखिए। आर मीन्स रावी, बी मीन्स ब्यास और सतलुज नदी, ठीक है। सो कॉल्ड त्रिगर्ता। त्रिगर्ता ट्राई मीन्स 3, ठीक है। तो गर्त मतलब जैसे जो ड्रेन जो एरिया होता है गर्त, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड त्रिगाड़ भी कहा जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट वॉज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कि किस संगम स्थल पे था ये किस किस के 3 नदियों के, बाणगंगा, कुरली और न्यूगल। तो इसलिए इसे जो है त्रिगाड़ के नाम से पुकारा जाता था। तो ये 3 नदियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। त्रिगाड़ ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ और ड्यू टू बीइंग ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बाणगंगा, कुरली एंड न्यूगल रिवर्स, ठीक है। जैसे आपका चंद्रा, जैसे तांडी टाउन है जो लाहौर एंड स्पीति में, लाहौर रीजन में बेसिकली, जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम स्थल पर है, ठीक है। इट्स ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ चंद्रा एंड भागा तांडी, ठीक है। इसका जिक्र हम जो है लाहौल स्पीति के इतिहास में करेंगे। तो राजा सुशर्मा चंद्र ने जब महाभारत में कौरवों का साथ दिया था उस समय मत्स्य के जो मत्स्य देश के राजा विराट थे, ठीक है, और उसके ऊपर जो है उन्होंने आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि जो है पांडवों का उन्होंने जो है उस समय साथ दिया था, इसीलिए जो है उन्होंने सुशर्मा चंद्र ने किसके ऊपर? मत्स्य राजा विराट के ऊपर आक्रमण किया था। और पाणिनि ने त्रिगर्ता शस्त्र आयुधजीवी संघ कहा था, ठीक है। शस्त्र, ठीक है, बेसिकली मीन्स 6, ठीक है। आयुधजीवी संघ कहा था। आयुधजीवी बेसिकली कहा जाता है जो वॉरियर क्लास होती है, ठीक है, लड़ाई लड़ने वाले। ये किस कारण कहा था? क्योंकि बेसिकली उस समय त्रिगर्ता जो है शायद कहीं वो जो है 6 कुनबों का वो जो एक यूनियन थी, ठीक है, संगठन था, संघ था। तो काशिका वृत्ति के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो वो जो 6 कुनबस थे, ठीक है, वो कौन कौन थे? कौदप्रथ, दंडकी, क्रोष्टकी, जन्मणि, ब्रह्मगुप्त एंड जानकी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी हम इसे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 6 कुनबों का ये संघ था। तो 6 कुनबे कौन कौन से थे? ये 6 कुनबे थे, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा कहा गया था? त्रिगर्ता सशस्त्र आयुधजीवी संघ किसके द्वारा कहा गया था? पाणिनि के द्वारा, ठीक है। आप इसे ढंग से प्रोनाउंस कीजिए, मतलब ये शस्त्र है, ठीक है। और ब्रिटिशर जॉर्ज फॉस्टर के अकॉर्डिंग हम देखें तो कांगड़ा का नाम जो है क्या था? कटोचिन, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रही थी कि किसके अनुसार कांगड़ा का नाम पुराना नाम जो है कटोचिन था। तो जॉर्ज फॉस्टर वाज अ ब्रिटिशर, ठीक है। देखिए आपको जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो इतिहास है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है। जैसे हमने देखा कि इट वॉज वेरी सिंपल लाइन कि ब्रिटिशर जॉर्ज फॉस्टर। आप हो सकता है कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपने फ्लो में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपने याद रखने की कोशिश ना की हो और कल दिन एग्जाम में यही आ गया कि भी किसने कहा, किसके अकॉर्डिंग जो है कांगड़ा का नाम कटोचिन भी था, ठीक है। वहां पे जॉर्ज फॉस्टर भी होगा या कोई और यूरोपियन ट्रेवलर्स भी आपको दे दिए गए होंगे, ठीक है, लाइक विग ने दिया होगा, ठीक है, मूरक्राफ्ट वहां पे दिया होगा, ठीक है, ट्रेबैक वहां पे दिया होगा।
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आप कौन सा होगा। तो इसलिए आपको हर एक लाइन जो है ध्यान से पढ़ना है आपको, और कहीं ना कहीं साथ साथ ये भी कोशिश करें कि थोड़ा सा एमसीक्यूज फॉर्म में जो है पढ़ने की कोशिश करें। कि जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर जॉर्ज फॉस्टर कांगड़ाज नेम वॉज कटोचन, ठीक है। कि भी जॉर्ज फॉस्टर के अनुसार कांगड़ा का नाम क्या था, कटोचन, ठीक है। अब जॉर्ज फॉस्टर कौन थे, ब्रिटिशर थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिटिशर थे जॉर्ज फॉस्टर, किसको कटोचन कहा, कांगड़ा को कटोचन कहा, ठीक है। या कटोचन किसका नाम था, कांगड़ा का। तो इस तरह से आपको जो है हर एक लाइन को आपने लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हम पद्म पुराण, क्योंकि 18 पुराण हुए हैं, तो 18 पुराणों में से जो पद्म पुराण है और जनरल कनिंघम के अनुसार, जनरल कनिंघम के अनुसार क्या है कि जो जालंधर नाम है वो किससे उसका नामकरण हुआ है, वो जालंधर जो दैत्य था उसके नामकरण पर इसका जो है इसे जालंधर कहा गया। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि त्रिकर्ता के 2 प्रोविंस थे, वन इन प्लेन्स जिसका हेडक्वार्टर था जालंधर में, और पहाड़ों में कहाँ पे था, नगरकोट कांगड़ा में। तो जालंधर दैत्य का जो है लॉर्ड शिव ने उसे जो है अपने त्रिशूल से उसका वध किया था। और यदि हम बात करें तो प्रेजेंट कांगड़ा टाउन को भीमकोट के नाम से पुकारा जाता था, इसे भीमनगर भी पुकारा जाता था। और साथ ही साथ भीमनगर और भीमकोट दोनों जो है भीम के ऊपर जो है नामकरण हुआ है। और सुशर्मापुर ड्यू टू राजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा कांगड़ा किला बनाने पर, ठीक है। और कांगड़ा का मीनिंग जो है इसे जो है कान का गढ़ भी है। क्यों, क्योंकि जब जालंधर दैत्य को मारा गया था उसका जो कान है वो कहाँ गिरा था, वो कांगड़ा में गिरा था। तो इसीलिए प्रेजेंट में क्या बन गया, वो कान का गढ़ क्या बन गया, कांगड़ा बन गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और जनरल कनिंघम से ये भी आप याद रखें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जनरल कनिंघम ही थे, ठीक है। तो जालंधर दैत्य का जब वध किया भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से, तो उनकी जो बॉडी थी, जो जालंधर दैत्य का शरीर लगभग 64 माइल्स था, ठीक है। और उसे जो है किसके बीच में, सतलुज और ब्यास नदी के बीच में उसे रखा गया था। जिसमें जो है उनके जो पाँव हैं फीट एट मुल्तान में रखे गए, ठीक है। मुल्तान जो ओरिजिनल सीट थी किसकी, त्रिगर्ता राज्य की। और माउथ वॉज एट ज्वालामुखी। और कांगड़ा को जो है भीमनगर कहा गया, किसके द्वारा, कांगड़ा वॉज कॉल्ड भीमनगर बाय मोहम्मद गजनवी के कोर्ट पोइट के द्वारा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि किसके कोर्ट दरबारी के द्वारा जो है, पोइट के द्वारा जो है इसे भीमनगर कहा गया था, तो मोहम्मद गजनवी की, ठीक है। और फरिश्ता ने कांगड़ा को कहा भीमकोट। और अलबेरुनी, ठीक है, जो एक फेमस फिलोसफर और मैथमेटिशियन भी थे और हिस्टोरियन भी थे, और ईरान से थे वो, ही वॉज एन ईरानियन स्कॉलर। तो उन्होंने, अलबेरुनी ने कांगड़ा को कहा नगरकोट। तो ये आपको याद रखना है कि देखो सभी को पता होगा कि सभी एस्पिरेंट्स को कि नगरकोट भी कांगड़ा को कहा जाता है, भीमकोट भी कहा जाता है, और आपका भीमनगर भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि भी भीमनगर किसने कहा था, ठीक है, संज्ञा किसने दी थी, भीमकोट की संज्ञा किसने दी थी, और नगरकोट की संज्ञा किसने दी थी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी जो कांगड़ा के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आप डीपली और ज़्यादा एक्सप्लोर करें अपने डिस्ट्रिक्ट को। क्योंकि बेसिकली अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपसे ज़रूर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास जो है और डीपली पढ़ें, ठीक है। और यदि आप कुछ और फैक्ट्स सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कल्हण के द्वारा जो राजतरंगिनी लिखी गई थी, जो दैट इज बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टेट, तो 470 एडी में जो है ईस्वी में जो है कश्मीर के जो राजा श्रेष्ठ थे उनकी सेना ने अटैक किया कांगड़ा राज्य पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले 470 एडी में किसके द्वारा, श्रेष्ठ किंग, ठीक है, श्रेष्ठ राजा। और उसके बाद फिर 520 ईस्वी में किसने आक्रमण किया, ठीक है, परवार राजा की आर्मी ने, ठीक है। तो और इसे जीत लिया था, ठीक है। तो ये दोनों ही जो श्रेष्ठ और परवार हैं, ये दोनों ही जो है स्ट्रॉन्ग राजा थे, कहाँ के, कश्मीर के राजा थे। और इन्होंने जो है कांगड़ा सहित और हिल रूलर्स को भी अपने अधीन इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट हम कुछ यूरोपियन ट्रेवलर्स की बात करते हैं जिन्होंने कांगड़ा विजिट किया। तो सबसे पहले नाम आता है 1615 ईस्वी में थॉमस कोरिएट का, ठीक है। थॉमस कोरिएट ने विजिट किया कांगड़ा को 1615 ईस्वी में। उसके बाद थेवनेट ने विजिट किया कांगड़ा को 1666 ईस्वी में। जॉर्ज फॉस्टर ने विजिट किया कांगड़ा को 1783 ईस्वी में। और विलियम मूरक्राफ्ट ने विजिट किया कांगड़ा को 1820 ईस्वी में। और उनके साथ विजिट करने वाले कौन थे, ट्रेबेक भी थे। और आप साथ ही साथ ये भी याद रखें कि मूरक्राफ्ट के द्वारा ही जो किताब लिखी गई है, ट्रेवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, ये किताब जो है मूरक्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद विग्ने ने विजिट किया कांगड़ा को सन 1835 ईस्वी में। तो ये थी यूरोपियन ट्रेवलर्स की डिटेल। सबसे पहले आने वाले कौन थे, थॉमस कोरिएट, ये आपको याद रखना है। साथ साथ आपको डेट याद रखनी है 1615 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में थॉमस कोरिएट ने 1615 ईस्वी में यात्रा की थी, उनके द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट में वो आए थे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था। तो कुछ कॉइन्स भी मिले हैं जिसमें से यदि हम देखें तो लगभग 360 कॉइन जो अदुम्बरा के समय के थे, तो उनमें से 103 कॉइन जो है मिले कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मिले, कहाँ पर, त्रिपाल और ज्वालामुखी जगह पर। और कुशाणों के भी 4 सिक्के मिले हैं, कहाँ पर, कन्हारा में,
वेरी वेरी गुड। देखिए कुशाना, कुशान, के फॉर कन्यारा, ठीक है। कन्यारा में किसके कॉइन मिले हैं? कुशान के। और कुनीदासों के भी कॉइन मिले हैं, तो कुनीदास के 3 कॉइन मिले हैं, कहां पर? ज्वालामुखी में। और 1853 ईस्वी में घटना हुई कि औदुंबरा और त्रिगर्ता राज्य से संबंधित जो कॉइन्स थे वो लंदन जो है ले जाए जा रहे थे, और जो शिप है वो डूब गया था, और उसके बाद वो मिला भी नहीं उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद जो कांगड़ा का ही एक रहस्य जगह है बाणगंगा नदी के किनारे, और जो है नादौन में, तो वहाँ पर कुछ स्टोन एज एक्सिस भी मिली है, ठीक है, जिनका संबंध जो है स्टोन एज से है। तो इन सभी अवशेषों और सिक्कों का हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कांगड़ा के इतिहास को जानने के लिए हमें चाइनीज जो यात्री थे ह्यून तिसेंग, तो उनकी यात्रा वृत्तांत को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो सीयू की उन्होंने किताब लिखी, उसमें कांगड़ा के जो जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा की हिमाचल प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों की, तो उनका उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले ह्यून तिसेंग ये जालंधर आए 635 ईस्वी में, और ये वहाँ के राजा उत्तितास के पास जो है ये मेहमान रहे, लगभग 4 मंथ्स तक रहे ये वहाँ पे मेहमान। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वो 4 महीने तक मेहमान रहे थे कि 4 साल तक रहे थे राजा उत्तितास के पास, तो ये मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर करके आपको बता दूंगा। और ह्यून सिंह ने जो है त्रिगर्ता राज्य का उन्होंने वर्णन किया, और त्रिगर्ता राज्य को उन्होंने लगभग 267 माइल्स ईस्ट वेस्ट जो लेंथ में उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया, और नॉर्थ साउथ उन्होंने 213 माइल्स जो है चौड़ाई के रूप में इसे जो है वर्णन किया। और उसके बाद वे 643 ईस्वी में भी वो फिर से वहां पर आए, और व्हेन ही रिटर्न, जब वो कनौज के लिए जो है व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम कनौज, जब वो कनौज से वापस आए, और उनकी जो यात्रा हुई हिमाचल प्रदेश में, उस समय जो राजा कौन थे? हर्षवर्धन राजा थे, ठीक है। ही वॉज किंग ऑफ कनौज, एंड त्रिगर्ता उस समय जो है वो भी हर्षवर्धन के ही अंडर था उस समय। और कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद ने जो है कश्मीर के राजा शंकर वर्मन के अधीन के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और हेमंत सिंह ने अपनी जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत की जो किताब है उसे नामकरण किया था सीयू की, तो उसमें उन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। तो मेडिवल हिस्ट्री की यदि हम बात करें, मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें, तो टर्किश इन्वेजन ऑफ कांगड़ा हुआ, तो मोहम्मद गजनवी ने जो है हिंद के राजा आनंद पाल को हराने के बाद और उसके बेटे ब्रह्मपाल को हराने के बाद उसके बाद उन्होंने जो है कांगड़ा पर अटैक किया था 1009 ईस्वी में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से उसमें? 1009 ईस्वी में। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? उस समय कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद्र। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोई भी आक्रमण होता है, बाहरी आक्रमण, तो उस समय उस रियासत के राजा कौन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कांगड़ा पर अटैक हुआ मोहम्मद गजनवी का, तो कांगड़ा के राजा उस समय कौन थे? राजा जगदीश चंद्र, ठीक है। और मुस्लिम हिस्टोरियन की यदि हम बात करें, तो इस मुस्लिम इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीखी यामिनी में ये डिस्क्राइब किया है, किसे डिस्क्राइब किया है? मोहम्मद गजनवी के अटैक को, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फरिश्ता के अनुसार देखें तो मोहम्मद गजनवी ने लगभग 700 मन हीरा, 2000 मन चांदी और 20 मन जो हीरे हैं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे हीरा कह दिया था शायद, 700 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन हीरे जो है फरिश्ता के अनुसार वो वहां से ले गए थे, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के अटैक का ये वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि भी कांगड़ा जो मोहम्मद गजनवी का जो अटैक है उसे किस मुस्लिम इतिहासकार ने वर्णन किया है और उसने अपनी किस किताब में वर्णन किया है, ठीक है। तो तारीख यामिनी में किसके द्वारा? उतबी के द्वारा। और क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार के द्वारा जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा 700 मन सोना, 2000 मन चांदी और 20 मन जो हीरे हैं वो कांगड़ा से लूटकर ले गए थे, ठीक है। तो वो किसके अनुसार था? फरिश्ता के अनुसार। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछे, बस आपको अच्छे से फैक्ट्स को याद रखना है, फिर आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। तो मोहम्मद गजनवी की यदि हम बात करें, तो कांगड़ा किले में जब उनका प्रवेश हुआ तो उनके साथ जो है जूजन के शासक भी थे। उनका नाम क्या था? अबू नासिर अहमद बिन मोहम्मद फरीगुनी, ठीक है। और उनके कमांडर्स, ठीक है, कमांडर्स कौन थे? अल्तुतमिश और अशिक टेगिन, ठीक है। तो ये बेसिकली बोथ देवर चीफ चैम्बरलेन्स थे ये मोहम्मद गजनवी के। और नगरकोट बेसिकली हम देखें तो नगरकोट लगभग 1043 ईस्वी तक जो है ये महमूद की जो सेना थी उसके अंडर ये वहां पे जो है कांगड़ा जो है मोहम्मद गजनवी के अधीन रहा। लेकिन यदि हम देखें तो मोहम्मद गजनवी भी 1023 ईस्वी तक वो लगभग कांगड़ा किले को छोड़कर बाकी अदर जो पार्ट्स है कांगड़ा के उनको अपने अधीन नहीं कर पाया था। लेकिन बाद में 1026 ईस्वी में जब त्रिलोचन पाल की और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ही सारे जो कांगड़ा के क्षेत्र है वो तुर्कों के अधीन आ गए थे।
तो उसके बाद महमूद गजनवी से जो पीछा छुड़ाया, कांगड़ा किले को आजाद करवाया, तो उसमें कटोच राजाओं का, क्योंकि कांगड़ा के राजाओं को कटोच राजा कहा जाता था कि कटोच वंश से संबंधित थे वो, भूमिचंद्र कटोच। तो कटोच राजाओं को किसकी हेल्प लेनी पड़ी? दिल्ली के तोमर राजा महिपाल की, ठीक है। तो उसके और उस समय कांगड़ा किला जो है किसके अंडर था? मदूद के अंडर था, ठीक है, जो ग्रैंडसन ऑफ मोहम्मद गजनवी था। तो और ये भी रेफरेंस है कि उसके बाद दोबारा से जो है तुर्कों के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। इट वाज डन बाय अब्दुल राशिद, जो सुल्तान महमूद के बेटे थे, और ये कब हुआ? 1051 और 1052 ईस्वी के बीच में। लेकिन फिर कटोच राजाओं के द्वारा जो है इसे 1060 ईस्वी तक इसे फिर से जो है रिकवर कर लिया गया था और अपने अधीन कर लिया गया था। और इस तरह से जो है कांगड़ा किला लगभग 300 सालों तक उसके बाद जो है ये कटोच राजाओं के कब्जे में रहा। 300 ईयर्स इसलिए है क्योंकि 1007 में आप 300 साल जमा कर दीजिए, क्योंकि अराउंड अबाउट 1300 समथिंग में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तो उन्होंने अटैक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया, इस तरह से, ठीक है। तो लगभग 300 सालों तक ये जो है कांगड़ा कटोच राजाओं के अधीन रहा। उसके बाद फिर से जो है किसी न किसी के जो बाहरी आक्रमण किया उनके अधीन हो गया था। चलिए, तो इसी का ही जिक्र नेक्स्ट हो रहा है अब, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक वंश का भी जो है कांगड़ा पर आक्रमण हुआ, उनका शासन रहा। तो तुगलक वंश के समय जब अटैक हुआ तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? राजा पृथ्वीचंद, ठीक है। पृथ्वीचंद वाज द किंग ऑफ कांगड़ा, एंड मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल था 1325 ईस्वी से लेकर 51 ईस्वी तक, 1351 ईस्वी तक, तो उन्होंने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया और इसे जो है 1337 में अपने कब्जे में किया। तो कांगड़ा को मेंशन किया गया तारीख फिरोज फरिश्ता में भी और तारीख फिरोजशाही में भी, ठीक है। और ड्यूरिंग राजा रूपचंद जो कांगड़ा के उस समय राजा थे, जो लगभग 1360 से 1375 ईस्वी तक ये कांगड़ा के राजा रहे, तो उनके शासनकाल में राजा रूपचंद के शासनकाल में किसने अटैक किया? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में। अब फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा पर आक्रमण करने का मुख्यतः कारण क्या था? मुख्यतः कारण था राजा रूपचंद के द्वारा मैदानों में लूटपाट मचाने का, ठीक है। बिकॉज ही डन प्लंडरिंग इन प्लेन्स, और प्लेन्स में, मैदानों में ये लूटपाट करते करते लगभग दिल्ली तक ही पहुंच गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक क्या हो गए? उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और यही मुख्यतः कारण था उनका कांगड़ा पर आक्रमण करने का, ठीक है। और एक समय की बात है जब राजा रूपचंद दिल्ली से लूटपाट करते हुए वो जब अपने पहाड़ों की ओर लौट रहे थे, तो उस समय उनका सामना हुआ कश्मीर के सुल्तान शहाबुद्दीन, जिनका शासनकाल था तो कश्मीर पर 1356 से 1374 ईस्वी के बीच में। तो रास्ते में उनका जो है उनसे सामना हुआ और दोनों में लड़ाई हुई, और उसके बाद शहाबुद्दीन ने बुरी तरह से रूपचंद को हरा दिया, और जितना भी वो मैदानों से लूट कर लाए थे वो सभी जो है उसे शहाबुद्दीन को देना पड़ा। और उसके बाद ये सभी, इस घटना के होने के बाद वो कांगड़ा लौट के वापस, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया कांगड़ा के ऊपर। क्यों? क्योंकि राजा रूपचंद को पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए, क्योंकि वो मैदानों में लूटपाट करते हुए लगभग दिल्ली तक वो पहुंच गए थे, ठीक है। जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक गुस्सा हो गए थे, और लेकिन फिरोज शाह तुगलक के सामने रूपचंद टिक नहीं पाए और उन्होंने जो है फाइनली सरेंडर किया और माफी मांगी सुल्तान के पैरों पर, जो है पैरों में जो है माफी मांगी, और सुल्तान ने उन्हें जो है माफ भी कर दिया उसके बाद। और उसके बाद उन्हें फिर से कांगड़ा फोर्ट जो है गिफ्ट्स के साथ भेज दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस हिल स्टेट्स के किस रूलर को माफ करने के बाद उन्हें गिफ्ट्स के साथ जो है अपने राजा वापस भेज दिया था। तो वो कौन थे? राजा रूपचंद। और साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ज्वालामुखी टेम्पल से, जो एक शक्तिपीठ भी है, तो वहां से लगभग 1300 वॉल्यूम्स ऑफ हिंदू बुक्स उन्होंने ले गए थे, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया था इसे ट्रांसलेट करने के लिए पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो ट्रांसलेशन हुई थी, ये जो ट्रांसलेशन का जो जिम्मा था वो किसे दिया गया था? इज्जुद्दीन खालिद खानी को, ठीक है, खालिद खान। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में की गई, तो पर्शियन लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन की गई, उससे इस काम को क्या नाम दिया गया? दलाइल फिरोजशाही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, एक ही लाइन में कितने सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो है फ्रेम हो जाएंगे कि सबसे पहले तो किस टेंपल से वो 1300 वॉल्यूम्स ले गया था, ठीक है, ज्वालामुखी टेंपल से, और कितने वॉल्यूम्स ले गए? 1300, ठीक है। किससे ऑर्डर किया? ठीक है, इजुद्दीन खालिद खान को, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में ऑर्डर किया? ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और उस वर्क को क्या नाम दिया गया? दलाइल फिरोजशाही। तो इस तरह से यदि आप ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मतलब आई एम डैम श्योर कि भी आपके जो फैक्ट्स है वो हिमाचल प्रदेश के स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और यही आपको हेल्प करेंगे मेंस में, क्योंकि मेंस में तो अल्टीमेटली आपको फैक्ट्स को याद रखना है और उसके बाद आपको लिखना है, तो इसलिए आप रिटन प्रैक्टिस भी करते रहें साथ साथ में। तो राजा रूपचंद का ही जो है वर्णन जो है मानिकचंद के द्वारा जो धर्मचंद्र नाटक लिखा गया, उसमें भी राजा रूपचंद का जो है वर्णन किया गया, और ये नाटक 1562 ईस्वी में लिखा गया था। और उसके बाद फिरोज शाह के ही बेटे नसीरुद्दीन ने भी शरण ली थी कांगड़ा नगरकोट हिल्स में लगभग 1389 में। और उस समय राजा कौन थे?
सागर चंद, ठीक है। और राजा सागर चंद राजा रूपचंद के बेटे थे और रूपचंद की डेथ होने के बाद वो 1375 ईस्वी में राजा सागर चंद राजा बने थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टर्क्स और तुगलक डायनेस्टी के बाद जो आक्रमण हुआ वो तैमूर लंग के द्वारा किया गया। और तैमूर लंग ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को इन्वेड जब आक्रमण किया था तो उस समय राजा कौन थे वहां पे? राजा मेघचंद, ठीक है। 1390 ईस्वी की बात है। और जो 1390 सॉरी मेघचंद राजा 1390 ईस्वी में राजा बने थे और 1398 और 99 ईस्वी के बीच में तैमूर लंग ने जो है कांगड़ा पर अटैक किया था। और तैमूर लंग ने बेसिकली इसने पूरी जो शिवालिक हिल्स थी उन पर आक्रमण किया था। और हिंदूर रियासत के राजा उस समय थे राजा आलमचंद, जिनका शासनकाल 1356 से 1406 ईस्वी तक था। तो जो है उसे जो है माफ कर दिया गया था तैमूर लंग के द्वारा, क्योंकि हिंदूर में लूटपाट नहीं मचाई, क्योंकि तैमूर लंग जो है हिंदूर के राजा आलमचंद के द्वारा जो हॉस्पिटैलिटी दिखाई गई थी, रिस्पेक्ट दिखाई गई थी उनके लिए, तो उसके बदले में उन्होंने जो है उस राज्य में लूटपाट नहीं की। और बाकी तैमूर लंग ने जो क्यारदुन वैली ऑफ सिरमौर है उसे जो है पूरी तरह से उन्होंने बहुत लूटपाट मचाई थी। और वहाँ के उस समय सिरमौर के राजा रतन सिंह थे वहाँ के, तो उन्होंने तैमूर लंग का जो है विद्रोह भी किया था, इस आक्रमण का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और तैमूर लंग ने ही जो है वापसी में धमेरी को लूटा था। और शेरशाह सूरी ने भी जो है कांगड़ा को रूल किया था लगभग 1540 से 1545 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड कौन सा था? 1540 से 1545 ईस्वी में। और इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि जो मकौट किला है, मकौट फोर्ट है, वो शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, जो नूरपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगल्स एंड कांगड़ा। तो मुगलों का भी कांगड़ा से संबंध रहा है और मुगलों ने ही मुख्यतः पूरी तरह से जो है कांगड़ा किले को जहांगीर के समय में उन्होंने कब्जा किया था। तो मुगलों में सबसे पहले बात आती है बाबर की। तो बाबर ने सबसे पहले अपनी एक चौकी स्थापित की उन्होंने, कहाँ पर? मलौट में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और 1525 की बात है ये। और कांगड़ा के राजा जयचंद की अगर हम बात करें तो जयचंद ने अकबर का विरोध किया था और बाद में जयचंद को अरेस्ट कर लिया गया था। तो अकबर ने कांगड़ा को सबसे पहले जो है अपने कब्जे में करने की कोशिश 1556 ईस्वी में की थी। और मुगल बादशाह अकबर कांगड़ा के जो शल्य चिकित्सा थी कि जिसमें वो एक नाक को जो है रिप्लेस कर देते थे दूसरे से नई नाक लगा देते थे। तो इस सर्जरी से वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। और कांगड़ा के ही जो आंखों का इलाज था और स्ट्रॉन्ग फोर्ट बिल्डिंग, जो किले निर्माण में जो है कांगड़ा रियासत बहुत फेमस थी, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे मुगल बादशाह अकबर। और साथ ही साथ वो जो पलम में जो बासमती राइस उगाए जाते थे उसके भी वो बहुत शौकीन थे। और राजा धर्मचंद ने कांगड़ा को रूल किया 1528 से 1563 ईस्वी के बीच में। और इसी राजा धर्मचंद का जो है मानिकचंद्र ने धर्मचंद्र नाटक में जो 1562 ईस्वी में लिखा गया है उसमें वर्णन किया है। और साथ ही साथ इसी राजा धर्मचंद्र के समय ही शेरशाह सूरी ने 1540 और 1545 ईस्वी के बीच में जो है कांगड़ा पर उन्होंने कब्जा किया था। और उन्होंने अपने कमांडर जनरल खवास खान को भेजा था और उसके बाद हामिद खाकस को, और उसके बाद उन्हें जो है नगरकोट को अपने कब्जे में किया था। और उन्हें जो है हामिद खाकस को इंचार्ज बनाया था नगरकोट का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजा मानिकचंद का जो शासनकाल रहा कांगड़ा में 1563 से 1570 ईस्वी तक रहा, ठीक है, राजा धर्मचंद के बाद। और उसके बाद जयचंद राजा बने 1570 ईस्वी में से लेकर 1585 तक। और उसके बाद उनके बेटे विधिचंद 1585 से 1605 तक शासनकाल रहा। तो ये सभी जयचंद, अगर हम बात करें मानिकचंद की बात करें, जयचंद की बात करें, विधिचंद, तो ये तीनों राजा जो है अकबर के समकालीन राजा थे। और जयचंद को, क्योंकि जयचंद ने अकबर का विरोध किया था, तो जयचंद को अकबर के द्वारा अरेस्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ गुलेर के राजा रामचंद, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब खान जहां को भेजा गया था किसको कैप्चर करने के लिए, किसको बंदी बनाने के लिए, राजा जयचंद को, तो और उस अभियान में किसने मदद की थी? गुलेर के राजा रामचंद ने। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए जब खान जहां को अपॉइंट किया गया अकबर के द्वारा, तो जो है किसकी मदद ली गई थी? गुलेर के राजा रामचंद की मदद ली गई थी, ठीक है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि जयचंद को पकड़ने में राजा रामचंद का हाथ रहा, ठीक है, उन्होंने हेल्प की किसकी? अकबर की, खान जहां की। तो वो किस रियासत से संबंधित है? तो उनका संबंध किससे है? गुलेर रियासत से। और उसके बाद फिर अकबर ने अपने ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल, ठीक है, क्वाइट फेमस, तो उनको कांगड़ा भेजा था 1572 ईस्वी में, किसके लिए? लैंड सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। और जिसमें उन्होंने जिसके लिए लैंड सेटलमेंट के लिए
कांगड़ा के लगभग 66 विलेजेस 66 गांव और साथ ही साथ फिर चंबा स्टेट से रहलू, छेरी, पथियारा और धारो ये सभी क्षेत्र जो है लिए गए थे लैंड सेटलमेंट के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांगड़ा से कितने गांव? 66 गांव। और चंबा से कौन कौन से क्षेत्र आए थे? रेलू, छेरी, पथियार और धारो। ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए थे। जयचंद के बाद राजा बने थे उनके बेटे पुत्र विधिचंद। तो विधिचंद ने भी जो है अकबर के खिलाफ विद्रोह किया और जो है विद द हेल्प ऑफ किसके, इसमें उन्होंने सहायता ली। विधिचंद ने किसके साथ मिलकर विद्रोह किया? नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ। ठीक है, 1572 ईस्वी में। फिर उसके बाद अकबर के द्वारा जो है किसे भेजा गया था? हुसैन कुली खां को जो है बीरबल के साथ भेजा गया था कांगड़ा रियासत को अपने कब्जे करने के लिए और साथ ही साथ विधिचंद के विद्रोह को दबाने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि हम तबाकत अकबरी की बात करें तो खान जहां ने कांगड़ा को जो है 1572 ईस्वी में उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, बट उनको जो है कांगड़ा को छोड़ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय जो है पंजाब के ऊपर हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा के द्वारा अटैक किया गया। और उसके बाद 1585 में विधिचंद राजा बने थे जयचंद, क्योंकि जयचंद की मृत्यु हो गई थी 1585 ईस्वी में और उसके बाद राजा बने उनके पुत्र विधिचंद। और विधिचंद ने फिर जो है रिवोल्ट किया अगेंस्ट अकबर और उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद विधिचंद को सिर्फ केवल इसी शर्त पे छोड़ा गया कि उन्हें अपने पुत्र त्रिलोकचंद को जो है प्रिजनर के रूप में जो है मुगल कोर्ट में उन्हें बंदी के रूप में छोड़ना पड़ा। तो इस शर्त पे ही उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि अकबर का मेनली वो हिल्स जितने भी उनका जो कब्जा करने का स्टाइल था वो ये था कि वो सभी हिल रूलर्स के उनके सगे संबंधियों को, पुत्रों को जो है बंदी बनाकर रखते थे और उसके बाद शर्तें जो है मनवाकर वो उनके राज्य पर अधिकार कर लेते थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकबर के जो अंतिम शासनकाल में भी 1594 से 1595 के बीच में हिल रूलर्स ने जो है रिवोल्ट किया था और इस विद्रोह को सबसे जो है लीड किया था राजा जसरोता के द्वारा, राजा ऑफ जसरोता। और उसके बाद अकबर ने फिर जो है अपनी सेना भेजी थी, ठीक है, सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि नूरपुर के इस समय राजा कौन थे? भक्तमल, जिन्होंने सिकंदर शाह को शरण दी थी। ठीक है, वो उसके फ्रेंड थे। ठीक है, और उसके बाद फिर अकबर जो हमने पहले डिस्कस किया कि अकबर का क्या था, वो राजाओं के बेटे और उनके रिलेटिव्स को जो है प्रिजनर्स बना के रखते थे मुगल दरबार में और उसके बाद उनके स्टेट्स को जो है अपने कब्जे में कर देते थे। ठीक है, और सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर में अकबर के समकालीन राजा कौन थे? राजा धर्म प्रकाश। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा त्रिलोकचंद। ये विधिचंद के पुत्र थे और 1605 में राजा बने और 1612 तक राज किया। और उसके बाद राजा हरिचंद द्वितीय, ये दोनों ही राजा समकालीन राजा थे जहांगीर के। और हरिचंद द्वितीय के समय ही नूरपुर के राजा सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसका कारण क्या था? क्योंकि जहांगीर के समय नूरपुर के राजा सूरजमल, जो राजा बासु के पुत्र थे, सूरजमल को सबसे पहले तो मुर्ताजा खान के साथ भेजा गया कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए, लेकिन इसमें सूरजमल ने मिसलेड किया और सूरजमल को फिर से वापस बुला दिया गया। ठीक है, सॉरी, मुर्ताजा खान को वापस बुला दिया गया। और उसके बाद फिर से अभियान शुरू किया गया और उसके बाद शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को भेजा गया सूरजमल के साथ, लेकिन सूरजमल ने ताकी के साथ भी लड़ाई की और उसके बाद फिर सूरजमल ने फाइनली जो है रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, ये वो रिवोल्ट था। और उसके बाद सूरजमल ने कहाँ शरण ली? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चंबा रियासत में। और उस समय चंबा के राजा कौन थे? चंबा के राजा थे प्रताप सिंह बर्मन। ठीक है, और तारागढ़ जो किला है वहां पर शरण ली थी सूरजमल ने, लेकिन बाद में उसके वहां पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जहांगीर राजा बने थे कब? ये देखिए, ये सारी डिटेल जो हमने पढ़ी अभी, ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में जब मुगल्स एंड चंबा जो रिलेशन हमने देखा, मुगल्स और हिल रूलर्स, तो वहां पर हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में आप इसे देख सकते हैं। तो जहांगीर राजा बने, बादशाह बने 1605 ईस्वी में और विधिचंद की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र जो है त्रिलोकचंद राजा बने 1605 ईस्वी में। तो जहांगीर ने नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्ताजा खान, जो हमने जिक्र किया, उन्हें भेजा 1615 ईस्वी में सबसे पहले कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए। लेकिन सूरजमल ने जो है लड़ाई कर दी, आपस में उनकी एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी और इस अभियान को जो है पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद 1617 ईस्वी में 2 साल बाद फिर से जहांगीर ने जो है अब शाह कुली खान मोहम्मद ताकी और सूरजमल को भेजा कांगड़ा किले को कब्जा करने के लिए, लेकिन सूरजमल ने जो है लड़ाई कर दी कुली खान के साथ और कुली खान को जो है वापस बुला लिया गया। और बाद में सूरजमल ने जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर के द्वारा अपॉइंट किया गया राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सूरजमल ने शरण ली कहां पे? मानकोट किले में सबसे पहले, उसके बाद वो तारागढ़ किले में, डिस्ट्रिक्ट चंबा रियासत में। ठीक है, और चंबा के उस समय राजा कौन थे? प्रताप सिंह वर्मन, जैसे हमने पहले कहा। तो प्रताप सिंह वर्मा ने यह सुझाव दिया कि सूरजमल आप क्या कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, मुगलों से आप नहीं जीत सकते, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन बाद में 1619 ईस्वी में जो है सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
और जो कांगड़ा किला है, कांगड़ा किला मुगल आर्मी के अधीन आया और उस समय मुगल आर्मी के कमांडर कौन थे? नवाब अली खां। ठीक है, नवाब अली खां के अंदर जो है इसे जो है कांगड़ा किले पर कब्जा किया गया। और जहांगीर ने सबसे पहले जो है फोर्ट को जो है अपने कंट्रोल में करने वाले वो मुगल बादशाह थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, और जहांगीर को वैसे तो 16 नवंबर को कांगड़ा किले पर कब्जा हो गया था 1620 ईस्वी में, लेकिन जहांगीर को इसकी सूचना मिली 20 नवंबर 1620 ईस्वी में। ठीक है, और इस जो फाइनल सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट हुआ तो उसमें जहांगीर की जो मुगल आर्मी की जो मदद की वो किसने की? नूरपुर जगत सिंह, जो नूरपुर के राजा थे। ठीक है, सूरजमल। ठीक है, सूरजमल के ब्रदर जगत सिंह ने जो है इसमें हेल्प की थी। ठीक है, टू कैप्चर द फोर्ट। और बाद में जगत सिंह ने भी मुगलों के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर का नूरपुर के कांगड़ा किले पर कब्जा किसके शासनकाल में हुआ? उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? राजा हरिचंद। ठीक है, राजा हरिचंद कटोच। तो कांगड़ा किले पर कब्जा होने के बाद 1622 ईस्वी में जनवरी में जहांगीर अपनी पत्नी के साथ जो है वो कांगड़ा आए, कौन सी सिब्बा और गुलेर होते हुए, और उसके बाद वो नूरपुर और पठानकोट होते हुए वापसी लौट गए थे। ठीक है, और अपनी विजय को दर्शाने के लिए उन्होंने जो है जहांगीर दरवाजा की वहां पे नींव रखी, किसमें? कांगड़ा किले में। और उस पर जो है एक मार्बल स्लैब पे जो है कि भी किस तिथि को जो है इस पर कब्जा कर दिया गया वो भी वहां पे इंस्क्राइब कर दी गई। और लेकिन यही मार्बल स्लैब बाद में राजा संसार चंद के द्वारा जो है 1786 में जब फाइनली जयसिंह कन्हैया से उन्होंने कांगड़ा किला छीन लिया था, छीना तो क्या, लेकिन क्योंकि एक संधि होगी दोनों के बीच में कि जयसिंह कन्हैया ने जो है मैदानों इलाकों के बदले में जो है संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया था। 1783 में कांगड़ा किला जयसिंह कन्हैया के अधीन आ गए थे, लेकिन उन्होंने उस समय संसार चंद को सौंपने से मना कर दिया था। फाइनली फिर संसार चंद को हेल्प लेनी पड़ी। बाद में जो आपके जो दो मिसलें थी उनके महाराजाओं की हेल्प लेनी पड़ी। रामगढ़िया मिसल के थे जसा सिंह रामगढ़िया, और शुक्रचर्य मिसल के थे महान सिंह। तो इन दोनों की हेल्प से राजा संसार चंद ने 1786 ईस्वी में फाइनली जयसिंह कन्हैया को हराया था। और उसके बाद जो है कांगड़ा किला उनके कब्जे में आया, और जो मैदानी इलाके संसार चंद के अंडर थे वो उन्होंने जयसिंह कन्हैया को सौंप दिए। तो इस तरह से जो है जहांगीर ने साथ ही साथ धमेरी को उस समय जो है नूरपुर नाम रखा अपनी पत्नी के नाम पे, नूरजहां के नाम पे। और उन्होंने जो है कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी किया। सो फर्स्ट मुगल के किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट वाज नवाब अली खां, और लास्ट वाज नवाब सैफ अली खां। तो ये भी आपको याद रखना। तो उसके बाद क्या हुआ? कांगड़ा के राजा हरिचंद कटोच के समय, हरिचंद द्वितीय के समय जो है जहांगीर का कब्जा हुआ। कहां पर? कांगड़ा किले पर। तो लेकिन हरिचंद जो है बिना किसी पुत्र के उनकी मृत्यु हो गई, और उनका उत्तराधिकारी कोई भी नहीं था। तो इसलिए उनके भाई चंद्रभान सिंह जो है गद्दी पर बैठे। 1627 से लेकर 1660 तक उनका शासनकाल रहा। और जो है उन्हें जो है राजगीर था, राजगीर एक जागीर के तौर पर दिया गया मुगलों के द्वारा। किसको? चंद्रभान सिंह को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजगीर किसे जो है जागीर के तौर पर दिया गया था मुगलों के द्वारा? चंद्रभान सिंह को। और चंद्रभान सिंह को जो है अनुमति दे दी गई कि आप जो है सेपरेटली जो है सेटल होने के लिए जो है अनुमति दे दी गई। ठीक है, और उसके बाद चंद्रभान सिंह को अरेस्ट किया गया था औरंगजेब के द्वारा 1660 ईस्वी में। और इसी राजा चंद्रभान के ऊपर ही जो है एक चंद्रभान टीला का नामकरण हुआ है। ठीक है, जो धौलाधार माउंटेन रेंज में है। और इसी चंद्रभान सिंह ने जो बिलासपुर के राजा दीपचंद को जो है नादौन में उन्होंने जो है जहर खिला के उन्हें मार दिया था। तो उसके बाद राजा विजय रामचंद का नाम आता है 1660 से 1697 ईस्वी तक। और इसी राजा विजय रामचंद के द्वारा जो है बीजापुर शहर की स्थापना की गई थी। बीजापुर में था विजय चंद के नाम पे ही बीजापुर। ठीक है, और 1660 ईस्वी में ही हुआ, और उसके बाद इसे कांगड़ा की राजधानी बनाया गया। ठीक है, और यही वो बीजापुर टाउन है जहां पर सीताराम टेम्पल भी लोकेटेड है, जो राजा विजय चंद के द्वारा जो है वहां पे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस टॉपिक को हम जो सीताराम टेम्पल है इसे हम ऑलरेडी पहले ही सेपरेट जो मिसलेनियस टॉपिक्स में टेम्पल्स वाला पार्ट है वहां पे हम इसे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग नाम राजा का नाम आता है राजा आलमचंद। 1697 ईस्वी से राजा विजय रामचंद के बाद से 1700 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। और इसी राजा आलमचंद के द्वारा ही आलमपुर शहर का निर्माण किया गया था, और सुजानपुर के पास 1697 ईस्वी में, और इसे जो है कांगड़ा की राजधानी बनाया गया था। उसके बाद नाम आता है राजा हमीरचंद। 1700 से 1747 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। और ये किसके पुत्र थे? राजा आलमचंद के, जिन्होंने आलमपुर शहर की स्थापना की। और इसी राजा हमीरचंद ने हमीरपुर में किले का निर्माण किया और एक हमीरपुर शहर का निर्माण भी किया। और इन्हीं के राजा हमीरचंद के शासनकाल में ही मुगलों के द्वारा जो है अंतिम मुगल जो फौजदार है, किलेदार है, उनको अपॉइंट किया गया था। कौन? नवाब सैफ अली खान। ठीक है, 1740 ईस्वी में। ठीक है, तो ये लास्ट मुगल किलेदार थे कांगड़ा किले के। ठीक है, नवाब सैफ अली खान फर्स्ट थे
फर्स्ट थे नवाब अली खां और लास्ट कौन थे? नवाब सैफ अली खां। और नवाब सैफ अली खां किसके शासनकाल में थे? राजा हमीर चंद के समय। और नवाब अली खां किसके समय थे? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो थे राजा हरिचंद कटोच के समय। यदि हम कैपिटल्स का इतिहास देखें, जो कांगड़ा राज्य की कैपिटल, तो लगभग 1660 ईस्वी तक ही इनकी कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा में ही थी, ठीक है। और 1660 से 1697 तक यही रही बीजापुर में, क्योंकि राजा बीजाचंद के द्वारा बीजापुर शहर की स्थापना की गई थी और उसके बाद बीजापुर राजधानी बनी। 1697 में जब राजा आलमचंद राजा बने, उन्होंने आलमपुर शहर की स्थापना की 1697 में। तो फिर 1697 से 1748 तक आलमपुर राजधानी रही कांगड़ा की। और उसके बाद फिर 1824 ईस्वी तक सुजानपुर टिहरा राजधानी रही, ठीक है, जो राजा संसार चंद के द्वारा बनाई गई थी, जो है शिफ्ट की गई थी सुजानपुर टिहरा के लिए। एंड फिर 1824 ईस्वी के बाद जो है फिर राजधानी कांगड़ा मेन टाउन रही। और उसके बाद फिर 1855 ईस्वी में फिर ट्रांसफर हुई कहाँ के लिए? धर्मशाला। एंड एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो धर्मशाला जो है हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 1597 मीटर के ऊंचाई पर है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली धर्मशाला हेडक्वार्टर बन गया था कांगड़ा का कब? 1855 ईस्वी में, क्योंकि 1846 ईस्वी में कांगड़ा को ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कांगड़ा में हम इस पार्ट में यहीं तक कवर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ कांगड़ा। तो सेकंड पार्ट 2 में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा से शुरुआत करेंगे। और इसी तरह से हम कांगड़ा की जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है उसे हम पार्ट्स में कवर करते रहेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में हमने आज जहां तक किया, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडर्न हिस्ट्री जहां तक कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 3 या 4 पार्ट्स में हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कवर हो जाएगी डिटेल में। तो चलिए, तो ये था पार्ट 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। एंड यदि आपको देखने के बाद आपको ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को आप इस चैनल के साथ जोड़ें। आप मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।